हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये है लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स देखा था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। आई होप आपका फ्रेमवर्क रेडी हो गया होगा। बहुत टाइम दे दिया आपको फ्रेमवर्क, ठीक है, अब रेडी हो जाना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्गोरिदम्स ऑन फ्लो चार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको यही पूछा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो या तो एल्गोरिदम बोलेगा पूछने के लिए, एल्गोरिदम बोलेगा बनाने के लिए, या फिर फुल फ्लो चार्ट बोलेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। उससे पहले आपको पता है कि कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो। देखो बंदा बैठा हुआ है कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और ये रहा कंप्यूटर। तो इसमें क्या है 0 1 1। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हमारा, जैसे हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो, वो नहीं समझता। ये सब देखे थे, वो किस में समझता है? वो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, 0 और 1 समझता है, ऑन और ऑफ समझता है, और कुछ नहीं समझता वो। तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। देखिए एल्गोरिदम जो है ना, उसको हम लोग दो तरीके से शो करते हैं। एल्गोरिदम तो आपको पता है कि स्टेटमेंट्स जो हम लोग लिखते हैं, उसका लॉजिक, उसके पीछे का कैसे वो काम करेगा, ठीक है, उसको दिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये आप फ्लो चार्ट से दिखा सकते हो, दूसरा आप स्यूडो कोड से दिखा सकते हो, या फिर आप स्टेटमेंट से लिख सकते हो, वैसा कुछ, ठीक है। तो दो तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, और जब एक्सप्रेस करते हो ना, तो उससे आपको प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम क्या होता है? इट्स बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब जो भी एक के बाद एक स्टेप्स आएगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स, उसको वो एक प्रोग्राम बोला जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था मैथ्स के ऑप्शनल में, और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। फ्लो चार्ट का सिंबल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। इसको कैसे डिनोट करोगे? देखो, फ्लो चार्ट यूज सिंपल ज्योमेट्रिक स्टेप्स टू डिपिक्ट प्रोसेसेस एंड एरोज टू शो रिलेशनशिप्स एंड टू प्रोसेस द डेटा फ्लो। समझो बात को, क्या बोला गया? फ्लो चार्ट क्या करता है? ये कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करता है स्टेप्स में, मतलब एक के बाद एक अगला स्टेप में इस तरह से यूज होगा। टू डिपिक्ट द प्रोसेसेस, टू डिपिक्ट द प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होगा, पहले कौन सा प्रोसेस होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। हर प्रोसेस के लिए अलग अलग शेप यूज किया जाता है, और उस सीक्वेंस को फॉलो कराने के लिए एरो यूज किया जाता है। एंड एरोज टू शो रिलेशनशिप्स एंड प्रोसेस द डेटा फ्लो, मतलब किस डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो हो रहा है वो शो करता है। पूरी तरह से क्लियर हो गया ना फ्लो चार्ट? अब देखो और क्लियर होगा। अब देखो पहला सिंबल आपको दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, कुछ इस तरह का। तो ये वाला सिंबल किसके लिए यूज होता है? ये सिंबल यूज होता है आपका स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए। अगर आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी चीज आप स्टॉप करते हो, तो आपको यही सिंबल शो करना है, ठीक है। अगला है आपका ये वाला आपको दिख रहा है इस तरह का, और इसमें देखो दोनों में अंतर है, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। तो इसमें क्या है? ये आपका स्टार्ट और स्टॉप, और दूसरा प्रोसेस। फिर तीसरा जो आपको पैरेललोग्राम टाइप का दिख रहा है ना, ये शो करता है आपका इनपुट या फिर आउटपुट। आप इनपुट में क्या देते हो, आउटपुट में क्या देते हो। जो आपको एक डायमंड टाइप का दिख रहा है या रोम्बस खड़ा करके आपको दिख रहा है, तो ये डिसीजन होता है, कि मतलब यहाँ पे फाइनली डिसीजन लिया जाता है येस और नो। अगर येस होगा तो क्या होना चाहिए, अगर नो होगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। एरो शो करता है, आपको पता है कि एरो सीक्वेंस बताता है। फिर सर्कल जो है ना, सर्कल होता है ऑन पेज कनेक्टर, बताते हैं इसका मतलब क्या है, ऑन पेज कनेक्टर। और दूसरा ये वाला सिंबल, इसका मतलब होता है ऑफ पेज कनेक्टर। अब सुनो, ऑन पेज कनेक्टर और ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपने कुछ फ्लो चार्ट दिखाया, ठीक है, चलो आपने कुछ यहाँ ऐसे कुछ करके दिखाया, ऐसे करके दिखाया, आपका पेज यहाँ पे था, पेज यहाँ पे था, यहाँ पे आपका एंड हो गया। तो लेकिन प्रोग्राम आपका बड़ा है, प्रोग्राम आपका बड़ा है क्या, प्रोग्राम आपका बड़ा है, ठीक है। तो ये नीचे नहीं जा सकता। तुम क्या करेंगे, एक ही पेज में अगर मुझे शो करना है ना, तो हम इसको एरो दिखा करके इस सर्कल बनाएंगे, फिर इसके बगल में फिर सर्कल बना करके इसको एरो दिखा के फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा ऑन पेज कनेक्टर, मतलब एक ही पेज में आपको अगर पैरेलली आपको शो करना है तो आप सर्कल यूज कर सकते हो। समझ में आया इतना? अब सुनो, ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब क्या होता है। ऑफ पेज कनेक्टर, सपोज आपका एक पेज
कॉपी है, कॉपी दिख रहा है आपको। यहां पे आपने स्टार्ट किया, यहां पे खत्म हो गया, तो आप ऑन पेज कनेक्टर लगा दो, नीचे एरो दे करके ऑन पेज कनेक्टर लगा दो। फिर इसी पेज में आपको दिखाना है ना, तो यहां से आप फिर से ऑन पेज कनेक्टर से करके इस तरह से अपना प्रोग्राम एंड कर दो। तो ये काम हो गया ऑन पेज कनेक्टर का। ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब है कि ठीक है चलो इसको करके यहां पे आपका पेज खत्म हो गया, लेकिन प्रोग्राम और बड़ा है और जाना है, इधर जगह नहीं है, आपको अगले पेज में जाना है, तब क्या करोगे, यहां पे एरो लगा करके आप दिखा दोगे ये वाला सिंबल, ऐसे करके ऐसे ये वाला सिंबल दिखा दिया। अब अगला पेज है ना, ऑफ पेज, आपका पेज चेंज हो रहा है, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे इस तरह से ऐसे दिखाओगे, फिर से इसको ऐसे कंटिन्यू करके अपना ये चीज, सपोज इसी में आपको दिखाना है, तब यहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर आएगा और इस तरह से ये से सपोज यहाँ प्रोग्राम द एंड हो गया। समझ में आया क्या है ऑन पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर? वेरी गुड। और ये जो चीज है ये है प्री प्रोसेसिंग डिफाइन। हालांकि आपको यूज नहीं पड़ेगा, बहुत ही रेयरली यूज होता है। अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया इस टाइप के जिसमें आपको ये तरह का सिंबल यूज करे, लेकिन मैं बता देता हूं प्री प्रोसेसिंग डिफाइन मतलब अगर कोई भी चीज को आपको ऐसा डिफाइन करना है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जो ऑलरेडी सिस्टम में प्री डिफाइंड है, ठीक, तो वैसे सारी चीजों को आप इससे शो करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल कभी आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन आप कभी देख लो कि प्री प्रोसेसिंग डिफाइन, अगर कुछ प्रीवियसली डिफाइंड चीज है उसको शो करने के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। ये वाला सिंबल जो है ना, इसको यूज होता है डिस्प्ले बताने के लिए, डिस्प्ले, ठीक है, कंप्यूटर पे डिस्प्ले। और ये वाला सिंबल यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक। और ये वाला जो नोटेशन है ये यूज किया जाता है कमेंट एंड एनोटेशंस के लिए, मतलब अगर आपको कोई भी प्रोग्राम है उसके बगल में कुछ कमेंट लिखना है तो उसके लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो फिर से रिकैप करते हैं। एल्गोरिदम तो देखा आप, एल्गोरिदम दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, दो तरीके से आप शो कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट और दूसरा आपका स्यूडो कोड। ओके, और इसको जब कुछ बनाते हो इसी से सब कुछ बन करके पहले ये रेडी करना होता है, इससे आपका प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम लिखने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। एल्गोरिदम भले ही आपका सेम हो, लेकिन आप प्रोग्राम सी में लिख सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। सी एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है। तो आपकी जो मर्जी है, आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो या जो आप जानते हो उसको आप प्रोग्राम लिख सकते हो। किसके मदद से? एल्गोरिदम के मदद से प्रोग्राम लिखा जा सकता है। समझ में आया? क्वेश्चंस आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रोग्राम है, आपके सामने कोई प्रोग्राम है, उसका आपको एल्गोरिदम समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब है, यूट्यूब का तो एल्गोरिदम बहुत लोग जानते भी होंगे कि वो आप क्या करता है, वो जैसे मान लो कोई तरह का वीडियो है, उस पर आप क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया, अगले बार जब खोलोगे ना यूट्यूब तो तुमको देखना वैसा ही सिमिलर टाइप का कुछ मिलेगा। होता है ऐसा होता है। नेटफ्लिक्स पे जाओ, अमेजन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कैसा भी जाओ, तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, तो वो जो ये है ना इस तरह से डिजाइंड है कि आपका इंटरेस्ट को कैच कर लेता है। कौन सा इंटरेस्ट का चीज है जिसको वो कैच कर लेता है और वही वैसा ही रिजल्ट्स आपको दिखाता है। देखना, अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप वीडियोस देख रहे हो रेगुलरली, तो आपको 100% पॉलिटिक्स से रिलेटेड सजेशंस मिलेंगे। अगर आपको मान लो कुछ तरह का आपको मैथमेटिक्स का वीडियोस देख रहे हो, कि आपको मैथमेटिक्स का वीडियोस देख रहे हो, मैथमेटिक्स ऑप्शनल, तो देखना हर बार कोई ना कोई टाइप का, कोई ना कोई चैनल का आपका रिकमेंडेशन में वो चीज़ मिलेगा कि वो, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि अगर हम ये सजेशंस करेंगे तो 100% वो क्लिक करेगा। तो इस तरह से वो एक तरह का एल्गोरिदम है। समझ में आया? तो सॉल्विंग PYQs ऑफ द प्रीवियसली लर्नड कॉन्सेप्ट हम लोग तो देखेंगे ही। उससे पहले जैसे बताया कि फ्लो चार्ट का सिंबल्स आपको ये पता होना चाहिए। चलो फिर से रिकैप करते हैं। ये सिंबल होता है किसके लिए? स्टार्ट और स्टॉप के लिए। ये सिंबल होता है प्रोसेस के लिए। ये सिंबल बताओ किसके लिए होता है? इनपुट आउटपुट के लिए। ये वाला सिंबल डिसीजन के लिए होता है, इसको एरो बोलते हैं। फिर ये है ऑन पेज कनेक्टर, ये है ऑफ पेज कनेक्टर, ये है प्री प्रोसेसिंग डिफाइन, ये है डिस्प्ले, फिर इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट, और ये वाला क्या है? कमेंट एनोटेशंस, कमेंट लिखने के लिए। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा था वो देखो। एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स बाय राइटिंग एल्गोरिदम एंड स्यूडो कोड, ऑल्सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द सेम। बहुत कुछ पूछ दिया। क्या पूछा इसमें? पहला चीज तो ये पूछा कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई कर लो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कैसे होता है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स और कुछ नहीं, नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही निकलता है।
नेचुरल नंबर्स तो 1 से लेकर के आपका पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। उसमें से आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 और खुद से डिविजिबल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता। अब तो पता है ना इसका। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो कौन सा है स्टार्टिंग प्राइम नंबर? क्या है आपका? तो पता है कि प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है ना। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और किसी से डिविजिबल नहीं होता वो। सो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। कुछ सेट ऑफ नंबर्स आपको दिए हैं, मतलब जनरल जो भी हो। बाय राइटिंग एल्गोरिदम, आपको एल्गोरिदम लिखना है, एक सीडो कोड लिखना है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। 3 चीज आपको करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्टेप 1 स्टार्ट। ये क्या है? ये आपका एल्गोरिदम है। क्या है ये? एल्गोरिदम है। कि एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप आप क्या प्रोसेस करने वाले हो वो चीज आप बताइए, ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे। हर प्रॉब्लम का तो यही होगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 में आपने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करोगे? रीड ए एन वैल्यू टू चेक प्राइम और नॉट। देखिए अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपका कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जब एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप उसका देख लोगे, क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, तब आप ऑटोमेटिकली अकस्टम्ड हो जाओगे। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपके लिए नया है क्योंकि आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था प्रोग्रामिंग से। मेरा भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था प्रोग्रामिंग से। मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड था, ठीक है। टेक्निकल तो मेरा CS और IT से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन चाहे लेना देना हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर करके आपको प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। सबके लिए है कंपलसरी, चाहे आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, प्रोग्रामिंग आज के टाइम में आपको आना ही। बच्चे करते हैं कोडिंग, ठीक है। तो आने वाले समय में आपका मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब का ही ज़माना है, ठीक है। अभी स्टार्ट हो गया तो ये सब का ही ज़माना है। तो जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना चाहता है उसको तो प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। कोई इफ एंड बट्स नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे तो नहीं आता, आपको समय लगेगा, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप थोड़ा सा अकस्टम्ड हो जाइए इस चीज़ से। आप बार बार देखिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, और ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरह आपको लिखा जाता है। अलग अलग प्रोग्राम का आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेगा, नो डाउट। आपको वो आर्ट है, आप इंग्लिश को कितनी अच्छे से आप यूज़ कर पाते हो इसको एल्गोरिदम को लिखने के लिए, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। ऐसा नहीं, देखो जैसे ये चीज़ लिखा ना, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने ये चीज़ लिखा, मैंने ये चीज़ लिखा है तो आप भी यही लिख दोगे या कोई और यही लिख देगा। उसका थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदल सकता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इधर उधर फर्क पड़ सकता है, लेकिन लॉजिक सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो एल्गोरिदम का आंसर एग्जैक्ट पिन टू पिन करेक्ट नहीं होता वैसा। ये आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है, आप लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लॉजिक जो होता है ना, उसके पीछे का बेसिक फंडामेंटल लॉजिक वो सेम रहता है, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं कि इसने ये आंसर लिखा है, उसके पीछे का लॉजिक खोजो कि अच्छा ये चल रहा है ना, ऐसा प्रोसेस था, उसके आंसर में भी क्या यही प्रोसेस है? हाँ, अगर दोनों में लॉजिक सेम है, प्रोसेस सेम है तो सही है। इसको भी 15 नंबर मिलेंगे और उसके भी 15 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं नंबर काटेगा। समझ में आया? बस वही आपका लॉजिक सेम होना चाहिए। चलो एक एक करके देखते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले तो प्रोग्राम को आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद सबसे पहले कोई एक नंबर को ले लिया, रीड ए एन वैल्यू टू चेक प्राइम और नॉट। आपने कोई भी एक नंबर लिया और उसको आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? सेट i इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 0। देखो ये सब कंप्यूटर का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, तो इसमें आपको थोड़ा इस तरह से दिखेगा। आपको ये जनरल स्टडीज का पेपर नहीं है जो आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग ये थोड़ा का कंबाइन करके ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम है तो अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन डोंट वरी, आप बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, यूज टू आप हो जाएंगे, ठीक है। तो सेट i इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 0। इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, इफ ट्रू गो टू स्टेप 5, एल्स गो टू स्टेप 8। स्टेप 5 में क्या है? चेक द कंडीशन n,
परसेंटेज आई। अब ये देखो सिंबल जो है ना, यहाँ पे बहुत लोग को होगा कंफ्यूजन, थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा नहीं पूरा ही बता देते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये डिवीजन का है, मतलब ये डिवाइड करता है, मतलब मॉड्यूलस डिवीजन, इसको आप मॉड्यूलर डिवीजन बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको आप डिवाइड करते हो ना, तो ये जो चीज़ है ना, रिमाइंडर 0 है। ये क्या है? रिमाइंडर इस चीज़ का आपका 0 है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ लिखा हुआ, एक ये रहा, ये रहा, ठीक, ये वाला, और एक रहा आपका ये इक्वल टू। जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है मैंने असाइन कर दिया है इसको कि a का मतलब ही है 5, ठीक। और ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है कि चेक कर रहा है कि बराबर है कि नहीं। देखो कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जो जरूरत है ना, आप वही चीज सीखिए, ठीक। तो यहाँ पे जो मैथ्स में हम लोग करते हैं ना, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हम बराबर कर दिए, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में अगर आप इस तरह से लिखते हो x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि आपने x का वैल्यू 5 मान लिया है, असाइन कर दिया है। x का वैल्यू आपने 5 मान लिया है या फिर असाइन कर दिया है, तो इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो। और ये जो चीज है ना, कंडीशनल ऑपरेटर है। तो यहां पे जैसे लिखा ना x इक्वल टू 5, तो इसमें ये कंडीशन चेक करेगा क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है। समझ में आ रहा है? क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है, तो वो कंडीशन चेक कर रहा है। और यहां पे क्या है, इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो मान लेगा कि ठीक है 5 है तो है, बस कोई इफ्स और बट्स नहीं। और यहां पे कंडीशनल है कि चेक करेगा कि क्या x है। समझ में आ रहा है दोनों? ठीक है। तो ये कुछ आपको अटपटा टाइप का लगेगा, बट ठीक है, थोड़े समय के बाद वो हो जाएगा। स्टेप 6 में सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट फॉर +1, मतलब ये कंडीशन आपने देखा, उसके बाद फिर आप अगला कंडीशन पे चेक करोगे, मतलब एक लूप के तरह चलता है, ठीक है। ये अगर हो गया तो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ के देखते हैं। हो गया, आगे बढ़ के देखते हैं, फिर आगे बढ़ के देखते हैं। तो इस तरह का एक लूप चलता है। तो 3 तरह का लूप हम लोग सीखने वाले हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। नाम तो सुना होगा कम से कम। i इज इक्वल टू i+1 गो टू स्टेप 4, और उसके बाद फिर स्टेप 8 में चेक काउंट, इफ काउंट इज इक्वल टू 2 डिस्प्ले प्राइम, इफ नॉट डिस्प्ले इट इज नॉट प्राइम, और फिर स्टेप 9 स्टॉप। मुझे पता है ये वाला चीज में ना बहुत लोग नहीं समझ पे आए होंगे, बहुत दिक्कत होता है चीजों को समझने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं कि आपको अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो एट वंस फर्स्ट टाइम में आप नहीं समझ पाओगे। हम खुद ही तो बोल रहे हैं, तुम नहीं समझ पाओगे इसको। तो सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका ये कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, उनको आप याद रखना है, उसको याद रखना है, मेमोराइज करना है उस चीज को, और वैसा ही बेसिस पे आपको नया क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहां पे बोला कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एक तरह का क्वेश्चन हो गया ये कि अच्छा कोई भी सेट ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स पूछा जा रहा है, तो हम यहां पे प्राइम नंबर्स को भगा करके इवन नंबर कर दें तो, नेचुरल नंबर कर दें तो, कॉम्पोजाइट नंबर कर दें तो, ठीक है। तो लॉजिक बदलेगा, मतलब प्रोसेस सेम रहेगा कि अच्छा पहले को चेक करो डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर दूसरे पे जाओ, ये सब कुछ सेम रहेगा, लॉजिक बदलेगा। तो आपको क्या करना है, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को समझना है और उसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज करके उसको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके बनाना है, ठीक है। तो ये रहा एक्सरसाइज का बात। ये एक्सरसाइज का बात हम लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद करेंगे, जब हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बेसिक कोर्स है। तो बहुत लोग प्लीज चिल्लाना मत, एक स्ट्रेच में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहां पे इसको वैरायटी चेंज करने लगे, प्राइम नंबर से चेंज करके कॉम्पोजिट फिर से दिखाए, फिर से चेंज करके इवन करके दिखाए, बहुत सारे लेक्चर्स बन जाएंगे, आपका सिलेबस का कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करो, जो बेसिक वाला चीज़ है उसको आप दायरा, पहले आप बाउंड्री घेर लीजिए, वो सीख लीजिए, सीखने के बाद फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वगैरह करें, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नो डाउट। तो अभी आप बेसिक वाला चीज देखिए कि इस तरह का प्रॉब्लम ये आया तो हम ये करेंगे, और बाय चांस यही क्वेश्चन अगर आ गया तो आंख बंद करके इसको जाके चिपका देना, उगल देना जाकर के। क्या करोगे एग्जाम में जाकर के, यही क्वेश्चन आया ना, जाकर के ऐसे उगल दोगे, इधर उधर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, चुपचाप से उगल देना, ठीक है। तो एक बार और फिर से पढ़ लो, थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना समझेंगे हम लोग थोड़ा आगे, जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, रीड अ n वैल्यू टू चेक प्राइम और नॉट। फिर स्टेप 3 में
सेट, उसके बाद फिर सेट करते हैं, मतलब असाइन कर दिया i इज इक्वल टू 1, ठीक है, और काउंट इज इक्वल टू 0, ये असाइन कर दिया। उसके बाद फिर अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n अगर है, तब हमको स्टेप 5 में जाना है या फिर हमको स्टेप 8 में जाना है। स्टेप 5 बोलता है चेक द कंडीशन n परसेंटेज i इक्वल टू 0, इफ ट्रू देन इवेल्युएट स्टेप 6 एंड फॉल्स देन गो टू स्टेप 7। स्टेप 6 में सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और स्टेप 7 में i इज इक्वल टू i प्लस 1, गो टू स्टेप 4। फिर से आप स्टेप 4 पे जाइए और फिर चेक काउंट देखिए, अगर काउंट आपका 2 आ जाता है तो प्राइम आप डिस्प्ले कर दीजिए, इफ नॉट देन इट इज नॉट प्राइम, और स्टेप 9 है स्टॉप। तो एग्जाम में आपको कोई कंप्यूटर नहीं देगा, वो लोग कंप्यूटर नहीं देंगे कि अच्छा प्रोग्रामिंग करो लैब, वो एग्जाम नहीं है आपका एग्जाम है लिखने वाला। तो लिखने वाला में आपका उसका अप्रोच अलग होता है, तो इसमें कंप्यूटर में आप चेक करके नहीं देख सकते ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए एक सजेशन है कि जो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आप अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि सब चीज़ समझना इंसान के बात नहीं होती है। अगर आप किसी का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे फिर? नहीं समझ पाते तो क्या है, नंबर चाहिए ना, तो आप याद करके नंबर ला सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है? फ्लो चार्ट फॉर चेकिंग प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके रीड करके सेट किया, सेट 1 इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कि i की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू n है, तब कंडीशन आ गया, या तो यस हो सकता है या तो नो। अगर यस हो गया तो आप चेक करिए कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब फुल्ली डिविजिबल है। अगर हाँ तो फिर आप यस इधर जाइए, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 पे जाएंगे। अगर नहीं तब फिर आप i इज इक्वल टू i प्लस 1 पे जा करके फिर से इसमें चले जाइए, और ये एक लूप इस तरह से चलेगा। अगर यहाँ पे i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं है, तब उस केस में काउंट इक्वल टू 2 होगा। अब वहाँ पे डिस्प्ले यस अगर है, तब यहाँ पे आप दिखाओगे डिस्प्ले इज n एज प्राइम। अगर नो है तब फिर दिखा दोगे डिस्प्ले नॉट प्राइम, और फिर ये फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट कैसे बना? ये फ्लो चार्ट आपका इसी से बना है। ये देखो यहाँ पे पहले क्या किया, आपका स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर फ्लो चार्ट में क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया। आ रहा है समझ में? स्टार्ट किया क्या सिंबल था? ये वाला सिंबल था। फिर देखो, फिर यहाँ पे रीड ए एन वैल्यू टू चेक प्राइम और नॉट। उसके बाद क्या करते हैं, ये सिंबल क्या चीज का था आपको पता है कि इसमें आप इनपुट देते हो, तो आप इनपुट दे रहे हो किसी चीज को, इनपुट दे रहे हो ना कि रीड एन, मतलब आप इनपुट ने बोला कि पढ़ो एन की वैल्यू क्या है, ठीक। उसके बाद फिर ये वाला क्या बताता है, ये आपका प्रोसेस बताता है। तो सेट आई इज इक्वल टू 1 और काउंट इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। फिर ये वाला सिंबल था आपका डिसीजन का सिंबल था, तो i इज लेस देन इक्वल टू n हो गया। अगर हाँ तो फिर से ये वाला एक कंडीशन, n परसेंटेज i इक्वल टू 0। अगर ये सही बात है तब येस होकर के काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है। अगर नहीं है तब i इज इक्वल टू i प्लस 1 है। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेप्स हो रहे हैं ना, कि यहाँ पे ये जो देखो यहाँ पे इफ i लेस देन इक्वल टू n है, अगर सही बात है तो गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 में मतलब क्या बोला था कि आप ये चेक करिए, अगर नहीं तो फिर गो टू स्टेप 8, अगर नहीं तो गो टू स्टेप ये चेक करिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम वही शो कर रहे हैं, फ्लो चार्ट में वही चीज़ शो कर रहे हैं। आया समझ में? एल्गोरिदम को एक साइड रखो, फ्लो चार्ट को देखो और उसको अच्छे से रिलेट करो, आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। पहली बार आप इसका एक्सपोजर है तो मैं बता रहा हूँ कि ये कड़वी दवाई की तरह लग रही होगी, अनकंफर्टेबल होगा, तो प्लीज़ आप इसको रिलैक्स आराम से हौले हौले सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल चीज़, कभी नया चीज़ सीखने में तो दिक्कत होती है ना, तो छोड़ना नहीं होता उसको, रादर देन और शिद्दत के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्लो चार्ट, ओके, नोट कर लो इसको अच्छे से। और ये जो है ना स्यूडो कोड बोले तो यही चीज है आपका स्यूडो कोड, जो है ना मतलब कोड आपको लिखना। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। तो एल्गोरिदम स्यूडो कोड यही है। तो आप एल्गोरिदम ही है, तो एक्चुअली ये भी एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट भी आप एल्गोरिदम है। तो जैसे बताएं एल्गोरिदम को कैसे शो करते हो, या तो आप स्यूडो कोड की मदद से करते हो, पूरी तरह से कोड नहीं है। आप अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में इसको डालोगे ना तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, उसको बहुत ही प्रॉपर वे में सिंटैक्स के तरह देखना पड़ता है। पाइथन में डालोगे तो कुछ और तरीके से डालना हो, जावा में डालोगे तो कुछ और तरीके से डालना है,
सी में डालोगे तो कुछ और तरीके से डालना है, लेकिन ये आपका फॉल्स कोड। तो क्या बोला है यहाँ पे, ये एक स्यूडो कोड है, मतलब इसको अगर आप डालोगे प्रोग्राम में किसी लैंग्वेज में तो काम नहीं करेगा, इसीलिए स्यूडो को बोला फॉल्स है। जैसे फॉल्स सीलिंग होता है ना, सीलिंग तो है लेकिन फॉल्स सीलिंग है कि नहीं, उसी तरह से ये कोड तो है लेकिन स्यूडो कोड है, आपके समझने के लिए है, कंप्यूटर के समझने के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। इसी को आप फ्लो चार्ट में अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप फ्लो चार्ट में कुछ इस तरह से आप शो कर सकते हो। आया समझ में? तो नया चीज़ है, थोड़ा पचाने में टाइम लगेगा, लेकिन सब्र रखिए हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, तो जैसे बोला कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसको तो आपको याद कर लीजिए। याद करके आपको क्या होगा, दो फायदे होंगे। पहला चीज़ कि आपको अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ऐसे तो उगल दोगे, एग्जैक्ट नहीं आया, सिमिलर आया तो फॉर्मेटिंग आपका सेम रहेगा, आपको लॉजिक सोच सोच करके डाल देना है, आपका बन जाएगा, नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल है आपके पास, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोगों ने सीखा है कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसी का लॉजिक अगर आपको याद है ना तो वो चीज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ उसका आपको एल्गोरिदम बनाना है फॉर द सेम विथ सुटेबल डायग्राम, डायग्राम के साथ उसका आपको एल्गोरिदम शो करना है। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया ना, कोई भी एग्जाम में पूछ दिया, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हो, चाहे बीपीएससी में पूछा हो, या फिर चाहे आपका यूनिवर्सिटी में पूछा हो, हर जगह आपका यही सॉल्यूशन रहेगा। तो क्या है देखिए, आपको सबसे पहले तो बिहेवियर ऑफ लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, इसका तो टेबल आपको आना चाहिए, टेबल फॉर्मुलेट करना तो आपको आना चाहिए कि आपको इनपुट में आप x, x1, x2 इस तरह से आप ले रहे हो, और आउटपुट में आपको f of x1, f of x2 इस तरह से दिए, तो चीज़ आपको पता होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड x, n। यहाँ पे दो चीज़ आपको रीड करने के लिए चाहिए, आपको x भी चाहिए, आपको n भी चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा रीड x, n प्लस x, n। अब फॉर i इज इक्वल टू i to n plus 1 in steps of 1 do read xi fi and for। देखिए हम बता रहे हैं हजम करने में दिक्कत है, इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर जो CSIT वाले हैं ना तो उनके लिए आसान है, लेकिन जिनका नॉन बैकग्राउंड है डिफ़िकल्ट है, उसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ तो उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है ना, तो कंप्यूटर CSIT वालों के जो डैडी है ना, मतलब प्रोग्रामिंग फील्ड के जो महारथी हैं, उन्होंने ये स्टाइल डिज़ाइन किया है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, GS पढ़ते हो, या फिर कुछ और पढ़ते हो, तो आपका अलग फ्रेमवर्क है, कोई और बैकग्राउंड वाला आपके डोमेन में जब एंटर करता है तो उससे जैसे तकलीफ होती है, अरे क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, उफ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो उसी तरह से आपका तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एंटर करना है ना, तो आपको उसी के दायरे में रह के करना है। आप इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ क्या करोगे, इसमें आप लॉजिक ही समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, i का वैल्यू जो है ना 1 से लेकर के n+1 तक जाता है इन स्टेप्स ऑफ 1। स्टेप यहाँ पे जो है ना, स्टेप्स का मतलब होता है स्टेप साइज, यहाँ पे जो स्टेप्स लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टेप साइज, कितना अंतराल पे, और स्टेप साइज का मतलब हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले कोर्स में सीखे थे, ठीक। सो फॉर i इक्वल टू 1 to n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1, एक एक अंतराल पे डू रीड xi fi एंड फॉर। ये कहने का मतलब है कि हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 1 से स्टार्ट किए हैं, और कहाँ तक जाना है हमको, n+1 तक जाना है। मतलब अगर सपोज x1 f1 x2 f2 मतलब f of x2, फिर x3 f3, इस तरह से जाना है। ऐसे करते 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 आपको कहां तक जाना है, यहां तक जाना है, ठीक है। सम उल्टा एरो इक्वल टू 0। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्या है, अगर सम ऐसे दिखाना रहता तो क्या ये ऐसा नहीं होता, तो समझो बात को, सम एरो 0, इसका ये मतलब है कि जो सम है ना वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, लेकिन इसका मतलब है 0 जो है ना वो सम के तरफ अप्रोच कर रहा है। लिमिट में जानते हो, समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी या समथिंग टेंड्स टू समथिंग, मतलब वो नंबर किसी एरो का जिधर डायरेक्शन है उधर जाता है,
उसी तरह वही चीज है, यहाँ जो जीरो है ना, जीरो किधर जा रहा है, सम के तरफ जा रहा है। थोड़ा अजीब अटपटा टाइप का है, लेकिन एनीवेज करना तो पड़ेगा। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1 डू, फिर प्रोडक्ट फंक्शन उल्टा एरो 1, मतलब अब 1 जो है वो प्रोडक्ट फंक्शन की तरफ जा रहा है। फॉर j इक्वल टू 1 to n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1 डू, इफ j इज नॉट इक्वल टू i, देन प्रोडक्ट फंक्शन इंटू x माइनस एक्स जे एक्स आई माइनस एक्स जे को मल्टीप्लाई करो तो किसको अप्रोच करेगा, प्रोडक्ट फंक्शन को करेगा अप्रोच, और उसके बाद फिर एंड फॉर, फिर सम प्लस f1 इंटू प्रोडक्ट फंक्शन गोज टू सम, फिर रिमार्क सम इज द वैल्यू ऑफ f एट x, एंड फॉर, फिर राइट x सम और फिर स्टॉप। थोड़ा अजीब, हजम नहीं हुआ, पता है हजम नहीं होगा ये सब चीज, बट ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, अब ज्यादा कुछ देर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक चीज बता देते हैं, सब कुछ जानना सबके लिए जरूरी नहीं होता। एक स्टेटमेंट है, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। क्या बोले, फिर से सुनिए, सब कुछ सबको जानना जरूरी नहीं होता कि आप सब कुछ जान लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। एग्जाम है, कंपटीशन है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे। आपका जो मेन एरिया है उस पर आप पकड़ बनाइए, जो आपका डोमेन है ही नहीं उस पर आपको पकड़ बनाना ही नहीं, उस पर आपको नंबर लाने हैं बस। आपका जो डोमेन एरिया है उस पर आप पकड़ बनाइए, जो आपका डोमेन एरिया नहीं है उस पर आप सिर्फ नंबर लाइए बस। पकड़ बनाना या फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है। आप इस खेल को समझिए। जैसे बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, अच्छा मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, अब तो मैं पूरी तरह से मास्टर और योद्धा बन जाऊंगा हर क्षेत्र में। अरे नहीं, बी स्पेसिफिक। ये कंपटीशन है, रिजेक्शन एग्जाम है, सिलेक्शन एग्जाम नहीं है। अब सुनिए, मेरा एक बहुत ही क्रूशियल सा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस तो आपसे समझ जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बता रहे हैं कौन कर पाएगा बहुत अच्छे तरह से। कंप्यूटर साइंस और आईटी और बीसीए जो कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जिनका एरिया है, धुरंधर हैं वो उस फील्ड में, वो इसको 100% कर देंगे, 100% कर देंगे। लेकिन अगर वही कंप्यूटर वाले को आप बोलिए फ्लूइड मैकेनिक्स करने के लिए, डायनेमिक्स करने के लिए, हिस्ट्री करने के लिए, ज्योग्राफी करने के लिए, तो वो उनके लिए वैसे ही अनपच वाला चीज़ हो गया जैसे आपके लिए ये अनपच वाला चीज़ हो रहा है। तो जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ना कंपटीशन का, यही सोच समझ के किया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले को कोई बाइज्ड टाइप का प्रेफरेंस ना मिले। वरना होगा क्या कि अगर हम सब कुछ कंप्यूटर रिलेटेड अगर पूछने लगे तो बाकी लोग तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर आप तो बर्बाद हो जाएंगे फिर, अगर सब कुछ ही, सारा कोर्स ही अगर कंप्यूटर रिलेटेड हो गया तो, है कि नहीं। उसी तरह से जो आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो आपके लिए स्टैटिक्स, डायनेमिक्स ये करना आपके लिए सुविधा है, तो उनका वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। लेकिन वही चीज़ जो मैकेनिकल वाले हैं वो उनका दूसरा चीज़ कमज़ोर है। तो ये बैलेंस बनाया गया है, इसी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से सिस्टमैटिक डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए आपको ये वाला कोर्स समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि इसमें मैं सेलेक्टिव चीज़ पढ़ूंगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके जाऊंगा। बना तो बना, वरना स्किप मार के आगे बढ़ो। बना तो बना, वरना स्किप मार के आगे बढ़ो। अब ये नहीं सोचना है कि हम ये छोड़ दिए तो वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। कोई भी पूरी तरह से मास्टर किसी चीज़ में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक। तो ये है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब तुमसे लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला आज पूछे या 10 साल बाद पूछे, आंसर इसका यही होने वाला है, तो कोई चेंज ही नहीं है। तो इसमें आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, उसी को करके जाइए, उगल दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड होगा तो डेफिनेटली वो तो अपना दिमाग लगा के कर ही लेंगे, ठीक है। ओके, रीड x, n फॉर i इज इक्वल टू n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1 डू रीड xi fi एंड फॉर, फिर सम उल्टा एरो 0 फॉर i इज इक्वल टू 1 to n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1 डू प्रोडक्ट फंक्शन उल्टा एरो 1, फिर फॉर j इज इक्वल टू 1 to n+1 इन स्टेप्स ऑफ 1 डू
इफ j नॉट इक्वल टू 1 देन प्रोडक्ट फंक्शन उल्टा एरो प्रोडक्ट फंक्शन इनटू x माइनस एक्स जे बाय xi माइनस एक्स जे एंड फॉर सम उल्टा एरो सम प्लस fi इनटू प्रोडक्ट फंक्शन रिमार्क्स सम इज द वैल्यू ऑफ f एट x एंड फॉर राइट x सम स्टॉप। और ये है इसका एल्गोरिदम, किस तरह से अप्रोच करता है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन में, ठीक है, कैसे कौन सा ये चीज़ है। तो आप इस तरह का डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप शो कर सकते हो। जैसे वो आपको टेंजेंट वाला दिखाया था ना, रूट कैसे अप्रोच करते हैं, उसी तरह से ये पॉलिनोमियल के टर्म्स में रूट को अप्रोच करता है, ठीक है, इंटरपोलेट करता है। तो 2 क्वेश्चन देखा। अब देखिए फ्लो चार्ट इसका देखो, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का। सबसे पहले आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर रीड करना है x और n को, फिर रीड xi fi I इज इक्वल टू 0 टू n। जैसे आपने एल्गोरिदम बना लिया ना, तो एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप उसी स्टेप लाइन का स्टेप्स देख करके आप डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 हो गया। ये देखो ऑन पेज कनेक्टर आया, क्योंकि यहाँ पे पेज खत्म हो गया था, इसी पेज में मैं यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये 0 फिर सर्कल यहाँ पे, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू n प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, फॉर j इज इक्वल टू 0 टू n इज j इक्वल टू n। चेक करेगा ये, अगर हाँ तो इधर जाएगा, अगर नो तब इधर जाएगा, अगर हाँ तब फिर से इधर जाएगा, मतलब इधर, अगर नो तब फिर ये वाला प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर अगर ये यस हो नो हो गया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट j करना है, फिर नेक्स्ट j सम इज इक्वल टू सम प्लस प्रोडक्ट इनटू i, नेक्स्ट i प्रिंट x डॉट f सम स्टॉप। हजम नहीं हुआ तो याद कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पे ये सीखने के लिए अगर चले जाएंगे ना, तो प्रोग्रामिंग सीखने में फिर आपको 2-3-2.5 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने आपको प्रोग्रामिंग सीखने में लग जाएगा, जो आपके काम का ही नहीं है। आपको एग्जाम निकालना है, कुछ और करना है, आपको प्रोग्रामर थोड़ी बनना है, आपको तो अफसर बनना है, आपको तो IAS का एग्जाम निकालना है, या फिर आपको सिविल सर्विस में जाना है। तो उसमें ये तो ज़रूरत नहीं है, आपको रिसर्च में तो जाना नहीं है कि आगे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें सिखाने के लिए बहुत लोग होंगे। लेकिन आपको अभी एग्जाम निकालना है, बात को समझिए, ऑफेंड नहीं होना है कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं हमको। बताने का तो हम अलग से कोर्स बना देंगे इस चीज़ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग से कोर्स डेवलप कर देंगे कि आपके पूरे। लेकिन ये समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, आपको सीरियसली बहुत कुछ समझना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस से वायबल नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है आपको, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वो बन जाएगा, आपका पाइथन का भी अलग कोर्स बन जाएगा, सी प्रोग्रामिंग का भी अलग कोर्स बन जाएगा। आपको अगर वो सीखना है तो आप उसको सीख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है बनाइए नहीं, कोर्स बन जाएगा, ठीक है, कोर्स हम बना देंगे। लेकिन इस फिलहाल मतलब आपका जो एग्जाम आपने टारगेट किया है ना, उसके लिए वो सजेस्टेबल नहीं है। आपको लिए ये है लैग्रेंजेस, ये है ना, चिपका दो बस, बार बार इसको डायग्राम देखो। अरे बहुत कुछ तो घुला मारते हो यूनिवर्सिटी में, इसमें क्या है, 2-3-4-5 तरह के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, छाप देना है बस। तो नोट करिए इसको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। समझने के लिए आपको उसका पूरा बेसिक्स जानना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग का बेसिक्स जानना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है कंप्यूटर में, आपने कभी कोडिंग ही नहीं करी है, तो कैसे समझोगे। वो वही समझा पाएंगे जो कि जिसने कोडिंग की है, जिनको कंप्यूटर एक्चुअली प्रोग्राम चलाया होगा, ठीक है। तो कोई अगर बोलता है ना कि हम प्रोग्राम नहीं किए, मेरा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, हम ये चीज़ बनाना हमको आ गया है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सीरियसली बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली नहीं किए हो वो आप कैसे बता सकते हो श्योर होकर के हाँ ये सही है कि नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए ये है आपका एल्गोरिदम, मतलब आप सूडो कोड बोल सकते हो। ये रहा आपका ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा आपका फ्लो चार्ट। तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास पूछा है सिम्पसन्स 1/3 रूल का फ्लो चार्ट बताइए। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो जो आपको सिलेबस में दिया है ना, इंटीग्रेशन का सिम्पसन्स 1/3, फिर ट्रेपिजॉइडल, फिर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ऐसे जो नाम स्पेसिफिक मेंशन है, उसका एल्गोरिदम फ्लो चार्ट आपको बाइफरकेट करके नोट्स रेडी कर लेने हैं, एग्जाम में जाके उगल देना है, और कुछ नहीं जरूरत है। आप अननेसेसरी टाइम बर्बाद ना करें कि ना ये सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। आप शौक के लिए सीख सकते हैं, आप एग्जाम के बाद सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा बाद आपको अप्रोच देना है, टाइम देना है,
आपको अगले साल या अगले साल देना है, तब आप सीख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम रिसेंट बोल रहे हैं, जिसके पास समय की कमी है, वो प्लीज वो गलती ना करें, हम महारथी नहीं बनने की कोशिश ना करें, आप वही करें जो एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। बस आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स दिया हुआ है उसका एल्गोरिदम फ्लो चार्ट रेडी कर लेना। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट आपको रेडी करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर दिए, आपको प्राइम नंबर वाला बता दिए, प्राइम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का बता दिए, सिम्पसन्स 1/3 रूल देख रहे हो। इस तरह से हम सब कुछ करा देंगे, आपको उस चीज को याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आए ना तो थोड़ा बहुत चेंज करके अपना दिमाग लाके सॉल्व कर दीजिए, उसका भी प्रैक्टिस हम करा देंगे। अब देखिए फ्लो चार्ट फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। जैसे आपको पता है कि सिम्पसन्स रूल इज अ पॉपुलर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक। इट इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाय फिटिंग द क्वाड्रेटिक थ्रू सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स। आपको पता होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 पॉइंट्स को सेट करके करते हैं। तो जैसे आपका फंक्शन है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो h/3 एफ ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस एफ ऑफ बी, ये है तरीका आपको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने का, ठीक है। बिकॉज द अबव फॉर्म हैज 1/3 इन इट्स फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल। नोट करो ये सब चीज को, नोट करो ये सब चीज। और आपको पता है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल में ऐसे अप्रोच करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन किया, ये वाला कोई फंक्शन है, ठीक। तो 3 पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया m a और b के बीच में, तो ये रहा आपका। अब फ्लो चार्ट फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ये रहा आपका स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट। याद करना है इसको, स्टार्ट करिए, फंक्शन को डिफाइन करिए, डिफाइन फंक्शन y ऑफ x, फिर गेट वैल्यूज ऑफ x0 xn n, h इज इक्वल टू xn माइनस x0 बाय n, सम इज इक्वल टू y0 प्लस yn प्लस 4y1, फिर ये चला जाएगा फॉर i इज इक्वल टू 3 to n माइनस 1 स्टेप 2, सम प्लस इज इक्वल टू 4i1 प्लस 2i1 माइनस 2i माइनस 1, नेक्स्ट i इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/3 h सम, प्रिंट इंटीग्रल स्टॉप, प्रिंट इंटीग्रल स्टॉप, ठीक है। ये रहा। अब देखिए, ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड ऑल्सो राइट एल्गोरिथम टू फाइंड one real root of non-linear equation x is equal to phi of x by the fixed point iteration method. Illustrate it to find one real root correct up to 4 places of decimal, x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. ये था, आपको 30 नंबर का पूछ दिया, 2005 में पूछा करता, 30 नंबर के ये सवाल आते थे। और ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग f of x is equal to 0 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन्स रैप्सन मेथड। ये 2008 में आया था, 30 नंबर का सवाल आया था। तो इसमें क्या आया था, फिर देखिए, ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड ऑल्सो राइट एल्गोरिथम टू फाइंड वन रियल रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू फाई ऑफ x बाय द फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, इलस्ट्रेटेड टू फाइंड वन रियल रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका सॉल्यूशन देखो, given an equation f of x is equal to 0, convert f of x is equal to 0 into the form x is equal to g of x. Let the initial guess be x0, और उसके बाद फिर do xi plus 1 is equal to g of xi, while none of the convergence criterion c1 and c2 is met, so the transcendental equation f of x is equal to 0 can be converted algebraically into the form x is equal to g of x, and then using the iterative scheme with the recursive relation xi plus 1 is equal to g of xi, I is equal to 0 1 2, with some initial guess x0 is called the fixed point iterative scheme, और फिर while। अब यहाँ पे आप देखिए लूप में ये चीज़ जाएगा ना, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है, उसको स्टडी करेंगे। तो हम फिर से बार बार आपको चीज़ बता दे रहे हैं कि आपको करना क्या है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। उसको तो आप समझ ही है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आपका आता ही है। उसमें जो आपका स्टैंडर्ड मेथड्स दिए हुए हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल, जितने भी आपका नाम है, उनका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का अलग नोट बना के रख लेना, वो सारा का सारा हम करा देंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, ये स्टैंडर्ड है, इसी से आपका आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। अगर बाहर आया तो फिर आप एकस्टम्ड हो जाएंगे, वो प्रैक्टिस करते करते ऑलरेडी एकस्टम्ड हो जाएंगे, उसको कैसे हैंडल करना है। अब देखिए यहाँ वाइल लूप, इसका मतलब क्या है, इट हैज अ लूप। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का एक लूप होता है। लूप मतलब आप जानते हो, सर्कल में वो चीज
चीज चलते रहती है। तो 3 तरह का लूप होता है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल और एक होता है फॉर लूप। It has a loop condition only that it is tested before each iteration to decide whether to continue or terminate the loop. The body of a while loop will execute 0 or more times. Syntax while condition, फिर इस तरह का, फिर statement slash block, फिर ये वाला साइन, फिर ग्रेटर, फिर सेमीकॉलन, फिर ये वाला ब्रैकेट। सिंटैक्स होता है, मतलब इसमें आपने कुछ छेड़छाड़ कर दिया ना, गलत हो जाएगा वो प्रोग्राम। तो आप ये वाला ब्रैकेट देंगे, फिर लेस देन का साइन देंगे, कंडीशन लिखेंगे, ग्रेटर देन का साइन देखेंगे, फिर ये क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे लेस देन, स्टेटमेंट्स, बैक स्लैश, ब्लॉक, ग्रेटर देन, सेमीकॉलन, ये। फिर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इंट i इज इक्वल टू 0 वाइल i इज लेस देन 3, फिर प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन लेस सेमीकॉलन i प्लस प्लस क्लोज, आउटपुट हेलो हेलो हेलो, और इवैल्यूएटेड कंडीशन आपको ये मिला, स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स। ये रहा आपका फ्लो डायग्राम फॉर अ व्हाइल लूप। देखो अब आपको डाउट होगा कि सर ये क्या है, क्या है, क्या है ये सब, क्या लिख दिए हो, इंट आउटपुट, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सी प्रोग्राम। इनको सी प्रोग्राम बोला जाता है। तो जो बच्चा कभी जिंदगी में कंप्यूटर ही नहीं चलाया हो, कोई प्रोग्राम ही नहीं किया हो, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है ये बना देगा? अरे नहीं बना सकते, हम तो बोल रहे हैं नहीं होगा। नहीं होगा। तो सर क्या करें? जो आपको बताएं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उसको याद करिए, नंबर लाने हैं तो याद करिए, तरीका बता दे रहे हैं और सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं आपको, तरीका बता रहे हैं नंबर कैसे लाना है। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके एल्गोरिदम फ्लो चार्ट चिपका लो दिमाग में, याद कर लो। अभी तो इतना सारा किराया तो उसको नोट किए होगे, आने वाले समय में सारा चीज़ वो कराएंगे, उसको याद कर लेना, मतलब मग इट अप। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। आई एम रियली वरीड एंड टेंस्ड कि इसको कैसे कराया जाए, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे ये सब चीज़ नहीं आएगा समझ में। तो प्रोग्रामिंग ठीक है, चलिए आपके प्रोग्रामिंग का भी अलग कोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो जो 2021 में देंगे ना, तो उनसे पहले ही प्रोग्रामिंग का अलग अलग कोर्सेज बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। वो सी प्रोग्रामिंग का बन जाएगा, पाइथन का बन जाएगा, जावा का बन जाएगा, C++ बन जाएगा। जिसको इंटरेस्ट हो वो कर लीजिएगा। और सी प्रोग्रामिंग तो मस्ट है, मतलब अगर आपको ये चीज़ जेन्युइनली आपको आसान बनाना है, आपको सीखना है, तो सी प्रोग्रामिंग आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपको करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये सब चीज़। अगर आप चाहते हो कि सी प्रोग्रामिंग हम जरूरत नहीं है, हमको अभी सिर्फ नंबर लाना है, फोकस मेरा अभी फिर ये वाला एग्जाम है, तो आपको सिर्फ जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही करिए, और कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स कोर्स ऑप्शनल के कोर्स में सी प्रोग्रामिंग समझा करके ये सब चीज़ करूँ? ना हो पाएगा, मेरे से तो ना हो पाएगा वो सब चीज़, क्योंकि अगर मैं ये करने बैठ गया तो आपका बाकी सारे कोर्सेस मर जाएंगे, फिर बर्बाद हो जाएंगे, फिर वो चीज़ करना नहीं चाहता। तो इस वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ज़रूरी है, तो आप कर लीजिए। आपको याद करने बोला गया ना, तो आप कर लीजिए। तो वाइल लूप का ये स्टैंडर्ड चीज़ है, तो उसको आप नोटेशन याद कर लो। और ये रहा आपका फ्लो डायग्राम, और ये एक एग्जाम्पल है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। और जिसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो वो तो मज़ा ही मज़ा ले रहा होगा। क्या कंप्यूटर साइंस वाले मज़ा आ रहा है? उसको तो मज़ा ही आ रहा होगा। लेकिन आई एम वरीड अबाउट नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड, नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। चाप मत लीजिए, आपको क्वेश्चन ही आउट करके दे देंगे, वही चिपका के आ जाना, वही तो दे रहे हैं इतना टाइम से। तो स्टार्ट डिफाइन एफ ऑफ एक्स, गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट एंड मैक्स अंडरस्कोर एरर, फिर सेट n इज इक्वल टू 0, उसके बाद फिर xn+1 इज इक्वल टू एफ ऑफ xn, n इज इक्वल टू n+1 इज मॉड ऑफ xn-1 इक्वल टू xn ग्रेटर देन द मैक्स एरर। यस तो ऊपर जाओ, नो तो नीचे आओ, फिर प्रिंट द रूट xn और स्टॉप। ये रहा। Early development and features of C language we'll see in the next lecture. Thank you. Moral of the story: use the course for your benefit.
वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बी सेलेक्टिव। दिस इज नॉट अ सिलेक्शन एग्जाम, दिस इज अ रिजेक्शन एग्जाम। यू हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट, आपको समय की पाबंदी है। आपको यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सीखने के लिए या फिर उसके प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग की अभी आवश्यकता नहीं है। आपको जो दिख रहे हो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो जब आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो क्यों ना हम वही सब चीज़ पढ़ करके एग्जाम में चले जाएं। अगर बाई चांस आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप स्किप मार के दूसरा चीज़ आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको सी प्रोग्रामिंग आपको सीखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। मतलब आपका जो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हाई लेवल के प्रॉब्लम समझने के लिए बिना सी प्रोग्रामिंग सीखे हुए आप नहीं अटैक कर सकते हो, ये फैक्ट बात है। तो इसका सी प्रोग्रामिंग का अलग कोर्स बनेगा, तो उस पर आप देख लीजिएगा अगर आपका इच्छा हुआ तो, और अगर आपके पास समय हुआ तो। हम फिलहाल आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, इसीलिए हम एग्जाम ओरिएंटेड इस वाले कोर्स को डेवलप किए हैं। लेकिन बाकी वाले कोर्सेस में आपका बेस तैयार किए, सब कुछ किए, तो वहां पे ज़रूरत थी क्योंकि आप उसको अटैक कर सकते थे। यहाँ पे बेस तैयार ऐसे नहीं हो सकता। ये आपको जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे तब तक इसका बेस नहीं कर सकते तैयार। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं बिना प्रोग्रामिंग सिखाए हम ये चीज़ बना देंगे, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का। तो बी सिलेक्टिव, ठीक है। तो जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, आए हैं, वो सब का आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा। वही चीज़ आप अच्छे से नोट करिए, उसी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करिए और इससे चीज़ें हो जाएंगी आसान, ठीक है। पचाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, इंजेक्शन घुसाया जा रहा है आपको, तो आप हिम्मत हार करके छोड़ के अपने भागेगा। छोड़ करके आपने हिम्मत भाग गया तो बस कंपटीशन से आप बाहर, तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। तो इसलिए जैसा कोर्स का जैसा डिमांड है ना, उसी हिसाब से आप उसको अटैक करिए, अपने सुविधा के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार। समझ में आया? बहुत ज्ञान दे दिया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सी। प्रोग्रामिंग नहीं बताएंगे, आपको सी का बेसिक्स बताया जाएगा ताकि आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाओ कि एक्चुअली अच्छा इस वाले में क्या क्या होता है, कैसा दिखता है, तो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।